पार्ट 4 मेरे ख्याल में पार्ट 2 हो गया था ना पूरा। पार्ट 4 पार्ट 2 हमने कर लिया। हाँ ये हमने सम कर लिया था। ठीक है, अर्श मोहम्मद अटेंडेंस कहने लगा है 9:04 पे आया तो 9 बजे तक होती है अटेंडेंस। ठीक है, प्रेजेंट मार्क कर दिया। लेक्चर 5 हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। लेक्चर 5 पार्ट 1 हो गया था मेरे ख्याल में कंप्लीट। पार्ट 1 में हाँ ये सारा कंप्लीट कर लिया था हमने। बैकग्राउंड के कलर के फंक्शन, सेट बैकग्राउंड, ठीक है ना, यही तक कराया था मैंने। लास्ट स्लाइड यही थी, तो यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास। अच्छा जी, लेक्चर 5 पार्ट 2। स्टैक पे आपने काम किया लैब में आप लोगों ने? लैब पे काम किया स्टैक पे, पुश पॉप? ये जो है वैल्यूज को रखवाया स्टैक के अंदर होल में। यस, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा इसका। ठीक है, तो इसको ही पढ़ रहे हैं। तो स्टैक का थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा मुझे ताकि क्लियर भी हो जाए चीजें। स्टैक का आपको जाहिर है पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। लिफो को हम स्टैक कहते हैं। तो उसके अंदर एक ही पॉइंट होता है एंट्री का। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है बॉटम, और एक प्लेट रखी है, जैसे दूसरी प्लेट रखी, तीसरी उस तरह रख देगा। और जो टॉप पे इसका प्लेट है वो प्लेट नंबर 10 है। ठीक है, और उसको हम टॉप से इंडिकेट करेंगे, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको टॉप से इंडिकेट किया जाता है। ये हमने देखा था। अच्छा, टॉप जो है ना, वो टॉप कोई भी वैल्यू अगर आएगी, अगर 11 आएगा तो टॉप की वैल्यू में इंक्रीज होगा, टॉप +1 हो जाएगा। ठीक है, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। टॉप की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा, टॉप की नई वैल्यू बन जाएगी और फिर 11 को प्लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से डिक्रीमेंट होगा तो टॉप -1 होगा। ठीक है, टॉप -1 से क्या होगा कि एक का डिक्रीमेंट होगा, यानी कि कोई चीज अगर रखी जाएगी तो टॉप पे रखी जाएगी, इंसर्शन भी टॉप पे होगी और डिलीशन भी टॉप से होगी। तो हम कह सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन स्टैक पे। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लिफो भी कहते हैं। तो ये जो है वो नॉर्मली चीज़ों के मैनिपुलेशन करने के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्ट इन स्टैक असेंबली लैंग्वेज में मौजूद है, यानी कि आप वैल्यूज़ को पुश और पॉप करवा सकते हो स्टैक के जरिए। फायदा ये है कि आपको वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि वेरिएबल बनाने में, डिक्लेयर करने में, इनिशियलाइज करने में टाइम लगता है। वो टाइम आपका बच जाएगा अगर आप स्टैक यूज़ कर रहे हो। तो स्टैक का रेडीमेड आपको जो है वैल्यू को सेव कर लेगा, और जब आप पॉप पॉप कराएंगे वैल्यू को तो स्टैक से वापस आपके पास आ जाएगी। तो इसके लिए सीपीयू जो है स्टैक को रन टाइम पे मेंटेन करने के लिए दो रजिस्टर्स को यूज करता है, एक स्टैक सेगमेंट और एक
एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर ESP के नाम से जो है, ठीक है। तो एक्चुअली स्टैक सेगमेंट तो जाहिर है वो स्टैक का सारा काम स्टैक सेगमेंट में ही होता है। इससे आपने मतलब स्टैक सेगमेंट एक्चुअली अलग से स्टैक के लिए एक सेगमेंट भी बनाया गया है डॉट स्टैक के नाम से। आप लिखते हैं ना डॉट कोड, डॉट डेटा, इस तरह से डॉट स्टैक के नाम से भी एक सेगमेंट है जिसके अंदर आप स्टैक को मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि स्टैक को बढ़ाना घटाना या स्टैक का जो एक्चुअल साइज है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो डॉट स्टैक में जाके आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम बाय डिफॉल्ट जो स्टैक बना हुआ है वो यूज करते हैं, तो हम नॉर्मली डॉट स्टैक करके चेंजेस करते नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड हो चेंजेस, स्टैक को बढ़ाना हो, साइज आपको लगता है स्टैक का छोटा है, जो ऑलरेडी बिल्ट इन स्टैक है, अगर आपको लगता है उसका साइज छोटा है तो आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो डॉट स्टैक में जाके आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू टॉप पे मेंटेन करेगा वो ESP जो रजिस्टर है, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, ये एक्चुअली टॉप वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा। अब यहाँ देखिए मेमोरी में ना समझे स्टैक उल्टा बना हुआ है, यहाँ डायग्राम में तो इस तरह से स्टैक दिखाया है, ठीक है, टॉप टू बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप दिखाया है स्टैक, ये जैसे नीचे से स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ जा रहा है और टॉप वैल्यू ये है स्टैक की, ठीक है। तो यहाँ तो बॉटम अप है, लेकिन जो मेमोरी में यहाँ पर दिखाया गया रिप्रेजेंटेशन ये टॉप टू डाउन है। टॉप टू डाउन का मतलब क्या है कि यानी कि स्टैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो पहली वैल्यू यहाँ आई है 0.006 की वैल्यू है तो यहाँ आई है, और ये ESP इसी को इंडिकेट करेगा, जाहिर है यही स्टैक के टॉप पर है तो ESP उसी को इंडिकेट करेगा जो कि स्टैक के टॉप पे होगा। यहाँ पर नीचे देखें लाइन लिखी है ESP ऑलवेज पॉइंट्स टू द लास्ट वैल्यू टू बी एडेड टू और पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो आखिरी वैल्यू जो पुश की गई है या ऐड की गई है हमेशा ESP उसी को पॉइंट आउट करेगा, जैसे टॉप करता है तो टॉप का काम कर रहा है ESP। अब यहाँ पर आप देखें इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये दिखाया गया है स्लाइड में बिफोर का मतलब क्या है कि अभी स्टैक के अंदर कोई इंसर्शन नहीं हुई तो ESP इंडिकेट कर रहा है इस वैल्यू को, 6 वैल्यू को जो कि इस एड्रेस पे मौजूद है, मेमोरी के इस एड्रेस पे मौजूद है, आखिर में 1000 लिखा है, ठीक है। मेमोरी के इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है ESP इस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। अब आपने इसमें इंसर्शन की, अब आपने सेशन की एक वैल्यू और इंसर्ट कर दी जिसके आखिर में A5 लिखा है, और अब जाहिर है ये जो पॉइंटर है ये अभी पॉइंटर ESP अगली वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा जो रिसेंटली ऐड हुई। ये स्टैक का टॉप है जो कि आगे बढ़ रहा है। अब जो है इस एड्रेस के ऊपर FFC के ऊपर ये जो वैल्यू रखी है A5, ये जो है ESP अब इसको पॉइंट आउट करेगा। तो जैसे जैसे ऐड होता रहेगा तो पॉइंटर जो है उस हिसाब से, अब देखो यहाँ पर इस स्लाइड में 6 A5 1 2 यहाँ तक ये 4 वैल्यूज जो है वो एडअप हो गई और स्टैक का टॉप ESP जो है इस वक्त इस वैल्यू को पॉइंट आउट कर। तो यहाँ पर लिखा है जैसे द स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड, स्टैक जो है वो डाउनवर्ड बढ़ रहा है और द एरिया ऑफ below ESP is always available unless the stack has overflow। जब तक ये आखिरी जो वैल्यू है नीचे लिखा हुआ है जो ये अवेलेबल रहेगी, ठीक है, यानी कि नीचे बढ़ता जाएगा स्टैक एरिया अवेलेबल रहेगा तब तक जब तक के स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाए। स्टैक का जो साइज है जो बिल्ट इन स्टैक है मेरे ख्याल में 100H होता है, 100 वैल्यूज आ सकती है, देख लीजिएगा मेरे किताब में याद नहीं आ रहा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर स्टैक का साइज होता है तो फिर वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा और फिर आप उससे ज़्यादा वैल्यू को रखवा नहीं सकते। अगर आपको रखवाना है तो स्टैक का साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो बिल्ट इन जो मतलब बाय डिफॉल्ट साइज है उससे आपको उसको इंक्रीज करना होगा। तो ये पुश ऑपरेशन के बारे में बताया। पुश ऑपरेशन के अंदर हर पुश ऑपरेशन के ऊपर ESP जो है वो बढ़ता जाएगा और ESP एरिया जो है वो आगे जाहिर है यहाँ पर स्टैक को डाउनवर्ड बढ़ रहा है डाउनवर्ड बढ़ रहा है तो ESP भी डाउनवर्ड मूव करेगा पुश ऑपरेशन।
जबकि पॉप ऑपरेशन की अगर हम बात करें, पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू को स्टैक से निकाल दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जैसे वैल्यू रखी है, ये जो वैल्यू रखी है टॉप इस पर स्टैक का ये है कि जिसको ईएसपी पॉइंट आउट कर रहा है वही स्टैक का टॉप है। ईएसपी पॉइंट आउट कर रहा है 2 को और उसका एड्रेस ये रहा, ठीक है, FF4। तो इस वक्त इसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। अगर इसको पॉप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पॉप ऑपरेशन को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो जब पॉप करेंगे तो ईएसपी की वैल्यू जो है डिक्रीमेंट होती है। अभी FF4 है, FF4 से डिक्रीमेंट होके ये FF8 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेमोरी का एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस जो है ना वो आपका बढ़ रहा है, 0 फिर 4 फिर 8 फिर 12 इसका। तो बस हमारा जो भी है, अब आपका FF8 पर आ गया, FF8 के ऊपर आपका ESP आ गया, एक वैल्यू पॉप हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से पुश और पॉप के जरिए से स्टैक की वैल्यू को हैंडल किया जाता है। अब हम पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। These are the allowed parameters of push and pop instructions, ठीक है। ये सिंटैक्सेस है, यानी कि आप पुश करवा सकते हो रजिस्टर या वेरिएबल 16 बिट का, पुश करवा सकते हो रजिस्टर या वेरिएबल 32 बिट का, पुश करवा सकते हो इमीडिएट का मतलब है कोई नंबर 32 बिट का, ठीक है। तो ये अलाउड पैरामीटर्स हैं स्टैक के। 16 बिट 32 बिट की चीजें जा सकती हैं, 8 बिट आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 8 बिट वाली चीज स्टैक में नहीं जाएगी, मिनिमम 16। पॉप ऑपरेशन जब परफॉर्म कर रहे हैं तो पॉप ऑपरेशन में भी रजिस्टर या वेरिएबल 16 बिट का वो आप पॉप कर सकते हैं, या रजिस्टर या वेरिएबल 32 बिट का वो आप पॉप कर सकते हो। तो दीज आर द अलाउड पैरामीटर्स ऑफ पॉप सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्सेस थे, आप एग्जांपल्स देख लेते हैं। Save and restore registers when they contain important values. Push and pop instructions occur in the opposite order. तो आपको पता है जिस ऑर्डर में पुश किया जाता है उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप होता है स्टैक में। जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होती है वो टॉप पे होती है, ठीक है। जब वो यानी जो आखिरी में एलिमेंट आया है वो सबसे पहले उसको पॉप किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट कराई गई है। आपने लिखा पुश ESI रजिस्टर का नाम है, तो होगा क्या, ESI जो है वो स्टैक पे चला गया। फिर लिखा आपने पुश ECX, जाहिर है ये सारा डॉट कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो उन्होंने से वो कोड दिखाया है जो कि स्टैक को समझाने के लिए, लेकिन डॉट कोड में जाहिर लिखा हुआ है सारा। पुश ECX रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी। फिर पुश EBX रजिस्टर में जो भी वैल्यू रखी हुई होगी वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी। अच्छा, पुश का मतलब क्या है, कॉपी पेस्ट, यानी कि ESI की वैल्यू ESI में जो थी वो तो रहेगी, लेकिन वो साथ साथ स्टैक में भी जा रही है। ये नहीं है कि ESI में खत्म हो रही है, ESI में अपनी जगह है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ESI में अगर 5 रखा है तो स्टैक में जाके भी वो 5 ही रहेगा, 5 कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 5 रहेगा। कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता। तो पुश ESI का मतलब है कि ESI में जो है वो स्टैक में भी गया, पुश ECX का मतलब है जो ECX में है वो भी स्टैक में गया, पुश EBX का मतलब है जो EBX में वो भी स्टैक में गया। तो ये तीनों वैल्यूज जो है 1 बाय 1 स्टैक के अंदर मूव कर गई। फिर यहाँ लिखा हमने मूव ESI ऑफसेट डीवर्ड, ठीक है। ESI में आपको पता है एड्रेस को हम स्टोर कराते हैं, तो डीवर्ड वैल ये एक वेरिएबल है, डीवर्ड वैल, उसका एड्रेस हमने ESI में रखवा दिया। अब ESI की वैल्यू चेंज कर रहे हो, पहले ESI में कुछ और था जो कि पुश करा चुके हो और वो इसी ESI में वही मौजूद है,
लेकिन अब ESI की वैल्यू के अंदर आपने कुछ और, ESI रजिस्टर के अंदर अभी आपने कोई और वैल्यू रखवा दी तो ओवरराइट हो गया, ESI ओवरराइट हो गया। TCS के अंदर आपने लेंथ ऑफ डीवर्ड वेल, ठीक है, कोई और वेरिएबल की लेंथ आपने ECS में रखवा दी तो ECS भी ओवरराइट हो गया। और डीवर्ड वेल टाइप, डीवर्ड वेल वो आपने EBS में रखवा दिया तो EBS भी ओवरराइट हो गया। तो ये तीनों रजिस्टर्स ESI, ECS, EBS तीनों ओवरराइट हो गए। डम मेमोरी की कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन चलाई थी, बाद में आप कह रहे हैं कि वह जो स्टैक में रखवाया था वापस चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, पॉप। लेकिन पॉप करके वैल्यू वो स्टैक में रखेगा, सबसे स्टैक से लेकर आएगा, लेकिन स्टैक में सबसे आखिर में रखवाया क्या थी, सबसे आखिर में क्या पुश किया था, EBS। अब EBS में जो वैल्यू थी वो एक्चुअली पुश हुई थी स्टैक में, तो वो वैल्यू उठ के आएगी। अब आप चाह रहे हो वो वैल्यू उठ के आए और कहाँ पर आए, आपने उस रजिस्टर का नाम बता दिया कि EBS में आ जाए, ठीक है, तो वो वैल्यू उठ के आए EBS में वापस आ जाए। आप चाहो तो या कोई वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो तो वो वेरिएबल पे उठ के आ जाएगी, क्योंकि आपने पॉप का मतलब है जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है वही पॉप होगी, जाहिर है उसके नीचे वाली तो पॉप नहीं हो सकती। तो पॉप करने के बाद आपको रजिस्टर या वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिसके अंदर वैल्यू को आप रखवाना चाह रहे हो। तो आखिर में कौन सी वैल्यू आपने रखवाई थी, EBX रजिस्टर की वैल्यू स्टैक में रखवाई थी। पॉप करने के बाद आपने उसी रजिस्टर के अंदर उसको वैल्यू को रखवा लिया वापस। इस तरह पॉप आपने अगली पिछली वैल्यू उसके बाद कौन सी थी, ECX आपकी सेकंड वैल्यू थी, सेकंड लास्ट यहाँ पर, और यहाँ पर जाहिर है आपने सेकंड में उसको पॉप कराया, पॉप करा के आपने उसको ECX में वापस रखवा दिया। और थर्ड वन इज ESI, आखिर में सबसे शुरू में आपने ESI में पॉप की थी और यहाँ पर सबसे आखिर में आप उसी, जाहिर है वही वैल्यू पॉप होगी, और पॉप करने के बाद आपने उसको वापस ESI में रखवा दिया। इस तरह से रजिस्टर्स की वैल्यू को आपने रीस्टोर कर लिया, यानी कि रजिस्टर की वैल्यू जो थी वो वापस आ गई। हालांकि यहाँ पर आपने ओवरराइट करवा दिया था, लेकिन वापस आपने पॉप करवा के दोबारा पुरानी वैल्यूज को रीस्टोर करवा लिया। तो इससे फायदा ये हुआ कि आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखा आपने, कोई वेरिएबल हमने यहाँ नहीं बनाया, ठीक है, सारे वेरिएबल के बगैर काम हो गया। और स्टैक जो बिल्ट इन था आपका, उससे आप कोड का टाइम भी बच गया और वेरिएबल का टाइम भी बच गया, वेरिएबल जो स्पेस यूज कर रही थी वो भी बच गया। तो ये फायदे हो गए स्टैक यूज करने के। इस एग्जाम्पल में कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। अच्छा आप जी, ये अगला एक प्रोग्राम आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये हम लूप मेंटेन कर रहे हैं। और लूप लूप कौन सा है, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। यानी कि नेस्टेड लूप, जी नेस्टेड लूप आपको पहले पहले पढ़ाया मैंने, पहले पढ़ाया था ना नेस्टेड लूप। इसके अंदर हमने आउटर लूप चलाया, हर आउटर लूप में इनर लूप चला, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन वो विदाउट स्टैक हमने वेरिएबल के तहत किया था ये काम, ठीक है, यानी कि लूप के अंदर लूप चलाया था नॉर्मली। ये तो अब यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं, नेस्टेड लूप चला रहे हैं, लेकिन इस मरतबा स्टैक के जरिए। और देखिए स्टैक के जरिए कैसे करा है काम। ECX में आपने 100 मूव किया तो आउटर लूप आपका क्या हो गया, 100 100 पे सेट हो गया, तो जाहिर है जो वैल्यू ECS पर लगाओगे रखोगे लूप उतनी मरतबा ही चलेगा। L1 आपने किया, L1 एक लेवल है, ठीक है, और आपने लिखा पुश ECX। अब ECX की वैल्यू कहाँ चली गई, स्टैक में, यानी कि स्टैक में क्या आ गया, 100। लेकिन ECX में 100 अभी भी बाकी है, जाहिर ओवरराइट तो मतलब खत्म तो नहीं हुआ। जो वैल्यू कॉपी पेस्ट होता है तो स्टैक की वैल्यू जो थी वो कॉपी, यानी कि ECX की जो वैल्यू थी वो कॉपी हो गई स्टैक में, ECX में अभी भी मौजूद है। लेकिन अब आपने आगे जाके क्या करा, ECX की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। अब आप ECX पे क्या रखवा रहे हो, 20, ठीक है, ECX में आपने 20 रखवा, तो 20 रखवा दिया तो जाहिर है 20 मरतबा इनर लूप चलेगा। तो ये L2 है, ये लेवल बनाया L2 और लूप 2 करके ये आप लेवल 20 टाइम्स, ये लेवल जो है वो 20 टाइम्स इनर लूप चलेगा।
और 20 टाइम्स इनर लूप चलने के बाद फिर दोबारा ये जब खत्म होगा तो अब आपको पता है जब एल टू 20 टाइम चलेगा तो ये एक एक करके डिक्रीमेंट होता है। इसी में शुरू में 20 होता है, फिर 19, 18, 17, 16 ऐसे डिक्रीमेंट होता है। जैसे एसीएस की वैल्यू 0 होती है लूप से बाहर आ जाता है। अब आपने क्या किया, पॉप ईसीएस, ईसीएस को ओवरराइड करवा देगा, ये पॉप कराओ, क्योंकि आपने आप पुश किया था ईसीएस तो 100 चला गया था स्टैक में। अब आपने पॉप किया यानी कि दोबारा से अब वो 100 दोबारा उठा के आया जा रहा है। पॉप की वैल्यू उठ के स्टैक से आएगी, 100 दोबारा उठ के आएगा और दोबारा आप उसको कहाँ रखवा रहे हो, ईसीएस में। ईसीएस में दोबारा 100 रीस्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रीस्टोर आउटर लूप काउंट, तो दोबारा 100 रीस्टोर हो गया। अब आपने लिखा लूप L1, L1 का मतलब कि जैसे ही लफ्ज ये लूप का लफ्ज आता है ना, उसी फौरन उसी वक्त जो है वो डिक्रीमेंट हो जाता है। ईसीएस की वैल्यू 100 से क्या हो जाएगी, 99। ईसीएस की वैल्यू 100 से 99 हो जाएगी जैसे लूप का लफ्ज आएगा, और ये L1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आउटर लूप में। आउटर लूप में अब 100, अब ईसीएस की वैल्यू क्या है, 99। ये 99 आप दोबारा पुश करा रहे हो, 99 दोबारा आप पुश करा रहे हो, कहाँ पुश करा रहे हो, स्टैक में, ठीक है। स्टैक में चला जाएगा 99। फिर ईसीएस की वजह से दोबारा 20 ट्रांसफर होगा, ओवरराइट हो गया, फिर 20 मरतबा इनर लूप चलेगा। 20 मरतबा चलने के बाद फिर लूप से बाहर आएगा, फिर आप पॉप करा रहे हो ईसीएस के अंदर, 99 दोबारा वापस आ जाएगा। ईसीएस दोबारा फिर लिखा हुआ लूप L1, जैसे लूप का लफ्ज आएगा ये एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, 99 क्या बन जाएगा, 98। तो दोबारा से ये L1 में चला जाएगा, फिर ये 98 जो है वो दोबारा से स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाहर का लूप 100 मरतबा चलेगा और हर बाहर के लूप में इनर लूप 20 मरतबा चल रहा है। तो टोटल लूप कितनी मरतबा चलेगा आउटर और इनर मिला के, जी कौन बताएगा। आउटर और इनर लूप मिला के टोटल कितनी मरतबा चलेगा। बीस मरतबा नहीं, गलत है। हाँ इन्होंने सही बताया 2000, ठीक है। ये किसने बताया 2000, मोहम्मद, नाम पूरा नहीं था, मोहम्मद फैसल। तो ये सही बताया इन्होंने, 2000 मरतबा चलेगा, क्योंकि जाहिर है 100, 20, 100 को मल्टीप्लाई 20 से कर दोगे ना, 2000 आंसर आएगा। आउटर लूप का जो नंबर है उसको इनर लूप के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो जवाब आएगा वो उतनी मरतबा लूप चलेगा। इस स्लाइड में कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन। दो लूप मेंटेन किए हैं, कोई वेरिएबल नहीं बनाया यहाँ पे, विदाउट वेरिएबल नेस्टेड लूप चल रहा है स्टैक के जरिए। इस तरह का प्रोग्राम बनाया है आपने, लैब में किया है, लूपिंग किए हैं, नेस्टेड लूप वगैरह बनाए। ठीक है, बनाया सही। जो आपको आइडिया है सब चीजों को। आगे चलते हैं, पुश एफ डी एंड पॉप एफ डी। तो ये मेरे ख्याल में आपने शायद लैब में नहीं किया हो। तो ये फंक्शन आपने पुश एफ डी, पॉप एफ डी, पॉप एफ डी नहीं किया। तो इसमें होता है क्या है, पुश और पॉप ये ई फ्लैग के रजिस्टर्स हैं। इसमें ई फ्लैग के रजिस्टर्स को अगर आपने पुश करवाना है, ई फ्लैग का मतलब क्या है, जो स्टेटस फ्लैग है आपके पास, यानी कि सॉरी, ई फ्लैग का मतलब है जो जो भी जितने भी फ्लैग्स हैं आपके पास, सबकी सब सारी फ्लैग्स की बात हो रही है, ठीक है। एफ एल डी और एफ एस टी भी पढ़ा था, अच्छा चलो ये वो अक्सर अलग चीजें ही अलग है। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, ई एक्स जो दो पुश एडी करोगे ना, पुश एडी का मतलब है जितने भी यहाँ पर अच्छा ऊपर ऊपर जो ऊपर वाला जो है ना, पुश एफ डी और पॉप एफ डी,
ये तो है ई फ्लैग्स के लिए। ई फ्लैग का मतलब क्या है? कोई कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, जीरो फ्लैग, वो सारे ई फ्लैग जो एक एक बिट वाले होते हैं ना, उसको ई फ्लैग कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी ई फ्लैग है, अगर आप चाह रहे हो वो सारे ई फ्लैग की वैल्यू किसी ई फ्लैग की वैल्यू जो है वो स्टैक में चले जाए, तो आप सिर्फ लिख दो पुश एफडी। जब पुश एफडी करोगे तो सारे फ्लैग्स जो है वो उनकी वैल्यूज, जितने भी फ्लैग्स है उनकी वैल्यू स्टैक में चली जाएगी। फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, एनी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है, कुछ भी आप यहाँ काम कर रहे हो, उसके बाद आपने लिखा पॉप एफडी। जैसे ही पॉप एफडी लिखोगे तो वो सारे के सारे जो फ्लैग्स थे, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, वो सारे के सारे वापस उसी जगह आ जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। यानी कि ये क्यों यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम? जैसे कैरी फ्लैग फॉर एग्जाम्पल था जीरो शुरू में, कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो थी। ठीक है, साइन फ्लैग की वैल्यू जीरो थी। अब आप ये काम शुरू में था, ठीक है, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन चलाई, कुछ इंस्ट्रक्शन चलाई, अब ये दोनों की, इन दोनों कैरी की वैल्यू चेंज हो गई, कैरी फ्लैग की वैल्यू भी चेंज हो गई। कैरी फ्लैग फॉर एग्जाम्पल वन हो गया, साइन फ्लैग जो है वन हो गया, इनकी वैल्यूज चेंज हो गई फॉर इंस्टेंस। और भी फ्लैग्स है उनकी वैल्यूज चेंज हो गई। अब दोबारा से, अच्छा, अब आप अगर आपने इसको शुरू में यहाँ पर अगर आप पुश एफडी लिख दो ना, यहाँ पुश एफडी लिख दो, यानी कि जब जो शुरू में इंस्ट्रक्शन चलने से पहले जो फ्लैग की वैल्यूज हैं, अगर आप चाह रहे हो कि ये आपको वापस मिल जाए, यानी कि फ्लैग इसी कंडीशन में दोबारा आ जाए, तो आप पुश एफडी कर दो। पुश एफडी कर दो, ये सारे फ्लैग्स की वैल्यू स्टैक में चली गई। आगे जाके आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, इंस्ट्रक्शन लिखने से फ्लैग की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, लेकिन आगे जाके आपने लिखा पॉप एफडी। जब आप पॉप एफडी लिखोगे तो क्या होगा? पॉप एफडी करोगे तो दोबारा से वो इंस्ट्रक्शंस उठ के वापस फ्लैग्स में आ जाएंगे, यानी कैरी फ्लैग दोबारा से जीरो, जो भी था पहले कैरी फ्लैग जो जीरो था वो दोबारा से जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टैक के अंदर जाहिर है यही वैल्यू रखवाई थी, तो स्टैक से उठ के वापस आ जाएगी। तो फ्लैग की वैल्यू जो है वापस जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, साइन फ्लैग की वैल्यू दोबारा से जीरो हो जाएगी। यानी कि साइन जो भी वैल्यू, जो जिस फ्लैग की जो भी वैल्यू थी वो रिस्टोर हो जाएगी जब आप पॉप एफडी लिखोगे। उसका फायदा ये होता है, आप कहते हो कि मुझे फ्लैग की वही वैल्यू चाहिए जो पहले थी। ठीक है, कभी कभी ये जरूरत पड़ती है कि मुझे पुरानी फ्लैग की वैल्यू चाहिए थी, जहाँ कभी कभी कोई इंस्ट्रक्शन जो है ना वो काम सही नहीं कर रही होती, आप कहते हैं फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई। तो जब आप पुश एफडी कराओगे और जब आप पॉप एफडी कराओगे तो दोबारा फ्लैग्स की वैल्यू रिस्टोर हो जाएंगी, तो दोबारा आप पुरानी स्टेट पे चले जाओगे। ये बात क्लियर हो गई, पुश एफडी पॉप एफडी। एफडी क्या है? फ्लैग्स को कह रहे हैं यहाँ पर। एफडी सेव द फ्लैग्स, रिस्टोर द फ्लैग्स, फ्लैग डेटा। एफडी इसमें हर इसके मतलब इसके लिए होगा। ठीक है, तो ये तो था फ्लैग से रिलेटेड। अब आप नीचे देखो लिखा हुआ है पुश एडी। पुश एडी क्या है? यानी कि आप पुश कर रहे हो जितने भी 32 बिट के जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं इंटेल के, जो हमने पढ़े थे, यानी कि स्टैक के अंदर सारे ये रजिस्टर नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे पुश हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर यही होगा। यानी कि पहले ई एक्स पुश होगा, फिर सी एक्स पुश होगा, फिर डी एक्स पुश होगा, फिर बी एक्स पुश होगा, पी एस पी पी ई बी पी पी एस आई पी डी है। ये रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर्स है, ये सारे वन बाय वन इसी ऑर्डर के अंदर स्टैक के अंदर पुश हो जाएंगे। और जब आप पॉप एडी लिखोगे तो इसी, यानी कि सबसे पहले फिर कौन सी वैल्यू पॉप होगी? आखिर में क्या क्या पुश हुआ है? ईडीआई। तो सबसे पहले ईडीआई की वैल्यू पॉप होगी, उसके बाद ईएसआई की वैल्यू पॉप होगी। जाहिर है रिवर्स ऑर्डर में पॉप होता है ना। तो ऑर्डर जब भी आप पुश एडी करोगे इस ऑर्डर में पुश हो जाएगा, और जब आप पॉप एडी करोगे तो इसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर वैल्यूज उसी वापस रजिस्टर में वापस आ जाएगी। ये तो इसका फर्क फायदा ये होता है, ईएस की वैल्यू चेंज हो गई, आपने ईएस की वैल्यू चेंज कर दी, ईसीएस की चेंज कर दी, आगे जाके दोबारा से आप वही वैल्यू चाह रहे हो तो पॉप एडी कर दो, तो दोबारा से वो वैल्यू वापस आ जाएंगी रजिस्टर्स के अंदर जो पहले थी। यानी कि बिल्कुल इसी तरह जैसे पुश एफडी का काम था वही काम है, लेकिन इस मरतबा रजिस्टर जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं उनको पुश करवाया जा रहा है। एनी क्वेश्चन? ये सवाल, ये बात समझ में आ गई ना? पुश एडी और पॉप एडी। चलिए,
अच्छा फिर ये तो था 32 बिट के, लेकिन हम चाह रहे हैं 16 बिट के रजिस्टर को पुश करवाना। 16 बिट का मतलब क्या होगा, यानी कि ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, यानी ए एक्स चला जाए फिर सी एक्स चला जाए फिर डी एक्स चला जाए, ऑर्डर तो यही होगा। लेकिन इस मरतबा 32 नहीं, 32 की बजाय 16, 16 बिट। तो उसके लिए फिर क्या लिखोगे आप, पुश ए। पुश ए करोगे तो 16 बिट के रजिस्टर पुश हो जाएंगे, और पॉप ए करोगे तो 16 बिट के रजिस्टर पॉप हो जाएंगे। तो पुश ए पॉप ए 16 बिट्स के लिए यूज कर रहे हैं, पुश ए डी पॉप ए डी 32 बिट के लिए यूज कर रहे हैं, और पुश एफ डी पॉप एफ डी ये फ्लैग रजिस्टर के लिए यूज कर रहे हैं। स्लाइड क्लियर है, ये क्वेश्चन तो पूछ लें। अच्छा यहाँ पर देखें लिखा हुआ योटर आदि का प्रोग्राम बनाइएगा, भी हो सकता है मैं आपको असाइनमेंट भी दूँ उस तरह का। तो ये देखें एक प्रोग्राम लिखे हैं तो ये काम करें, कुछ वैल्यू रखवा दें, ई एक्स में कोई वैल्यू रखवा दें, बी एक्स में कोई वैल्यू रखवा दें, असाइन करें कोई भी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, लिखा हुआ है असाइन इंटीजर वैल्यू, ई एक्स में कोई वैल्यू रखवा दें, बी एक्स में कुछ रखवा दें, सी एक्स में कुछ रखवा दें, हर इन सब रजिस्टर्स में कुछ ना कोई वैल्यू आप मूव करवा दें। उसके बाद आप लिख दें पुश एडी, तो जाहिर है पुश एडी होगा तो क्या होगा, सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, स्टैक में। फिर आप लूप लगाओ, लूप लगाओ, और लूप लगा के अपने प्रोग्राम के अंदर एक एक करके पॉप कराओ, और स्क्रीन के ऊपर पॉप करके वो डिस्प्ले करवा दो स्क्रीन के ऊपर इन सारे रजिस्टर्स की वैल्यू। जाहिर है सबसे पहले ईडीआई की वैल्यू डिस्प्ले होगी ना, पॉप तो सबसे पहले ईडीआई होगा, उसके बाद ये ऐसा पॉप होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी इस पे। यानी कि लूप लगा के, पॉप का लूप लगा के एक एक वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दो। क्लियर हो गई ये बात। इस तरह की लैब में तो नहीं किया था आपने, लेकिन ये आप करना प्रैक्टिकली। हो सकता है मैं आपको भी असाइनमेंट देता हूँ भी इंशाल्लाह, तो इसके अंदर भी इस तरह का सवाल आपके आएगा, ताकि इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि अपने प्रोसीजर्स आप खुद बनाए। तो ये आपने बनाए लैब के अंदर, अपने प्रोसीजर्स खुद बनाए, फंक्शन या प्रोसीजर अपने, रिवाइंड के नहीं। ठीक है, आप बनाए सही। अच्छा, एक कह रहे बनाए, एक ने कह रहे नहीं बनाए, रीना कह रही नहीं बनाया, और कह रहे बनाए। प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन करवाया तो होगा ना लैब में, जैसे प्रोसीजर, प्रोसीजर खुद से नहीं बनाया, जैसे रिवाइंड के अलावा अपने अपने फंक्शंस, रिवाइंड के नहीं। वह तो 30 लैब में थे बता रहे हैं मोहम्मद फैसल। ठीक है, दोबारा आप देख भी लें, कुछ बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, जो बात समझ में नहीं आ रही हो प्रोसीजर से रिलेटेड। लार्ज प्रॉब्लम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क टू मेक देम मोर मैनेजेबल। पहले प्रोसीजर हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम को ये आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो छोटे छोटे जो है उसको टास्क के अंदर जो है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। A procedure is the ASM equivalent of a Java or C++ function। जैसे आप जावा में करते हो, सी प्लस प्लस में करते हो, इसी तरह से आप असेंबली में भी प्रोसीजर यूज कर सकते हो। और इसका जो सैंपल कोड है वो, यानी कि सैंपल के नाम से एक प्रोसीजर बनाया है, वो नीचे दिखाया है आपको। तो आप करोगे क्या कि पहले प्रोसीजर का नाम लिख दोगे सैंपल, और आगे लिख दोगे प्रोसी, प्रॉक। प्रॉक का मतलब क्या है कि ये प्रोसीजर है, ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब उस प्रोसीजर, यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, कुछ भी लिखना है इस पे लिख दो,
फिर आखिर में रिटर्न करवाएगा, ये वैल्यू रिटर्न करवानी होगी। रिटर्न करवाने के बाद आपने सैंपल एंड पी करना। सैंपल एंड पी रिटर्न क्यों करवाया? जहां से कॉल किया था वापस वहीं पर रिटर्न करवाना पड़ेगा ना, जहां से कॉल किया था वापस वहां पर रिटर्न करवाना पड़ेगा। ये तो पता है ना आपको बात की, जैसे फंक्शन प्रॉप यहीं से कॉल किया, हमने लिखा कॉल प्रॉप, कॉल सैंपल, सॉरी कॉल सैंपल, कॉल सैंपल प्रॉप तो उसका प्रोसीजर का के लिए यूज करते हैं। आपने लिखा कॉल सैंपल, सैंपल जैसे ही आप करोगे तो ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, ठीक है, जब कॉल हो जाएगा। लेकिन वापस जब रिटर्न लिखोगे तो रिटर्न फिर इसको यहाँ लेकर आएगा, इस लाइन अगली लाइन, जाहिर है उससे भी अगली लाइन चलनी चाहिए ना जो लिखा हुआ है कोड में। तो रिटर्न करवाना जरूरी होता है ताकि वापस कंट्रोल वहीं चला जाए जहां से कॉल किया था, उसके फौरन बाद कंट्रोल चला जाए। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर? ये तो इसका बेसिक सिंटैक्स था। अच्छा जी, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं।